हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने मैथ पेडागोजी से लिया है, यानी कि आज की जो क्लास होगी वो मैथ पेडागोजी से संबंधित होगी। ठीक है, मैथ पेडागोजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी डिस्कस करेंगे आज की पेडागोजी मैराथन क्लास में। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन मैथ के पेडागोजी से संबंधित पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो क्लास को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे उपयुक्त रचना कौन सा है जिसका प्रयोग धनराशि के योग को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसका प्रयोग धनराशि के योग को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रतिरूपों का प्रयोग, दूसरा है बहुत सारे सवाल हल करना, तीसरा भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, और चौथा सूचना और संप्रेषण तकनीक यानी आईसीटी का प्रयोग। तो जो है रचना है जिसका प्रयोग हम धनराशि के योग को आत्मसात करने के लिए करते हैं वो है भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले। जहाँ पे रोल प्ले आपका ऑप्शन में है वो क्वेश्चन हमेशा सही होगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले करना ये जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए, अभ्यास रूप में, तर्क संगत रूप में, समस्याओं के रूप में या फिर आधुनिक गणित के रूप में। तो जो गणित की पाठ्य पुस्तक का जो सामग्री है उसका जो विकास होना चाहिए वो होना चाहिए तर्क संगत रूप में यानी कि रीजनिंग के रूप में, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का इनमें से एक महत्व नहीं है। निगेटिव बताना कि कौन सा ऐसा जो है गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम में होता है जो कि यहाँ पे उसका महत्व है ही नहीं, यानी गणित के पाठ्यक्रम में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका महत्व नहीं होता है। पहला है नवीन विचारों की जानकारी देना, दूसरा है अभ्यास हेतु, तीसरा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, और चौथा शिक्षा सामग्री के रूप में। तो गणित शिक्षण में जो पाठ्यक्रम में जिसका महत्व नहीं है वो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, उसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्न पहेली का प्रयोग करता है। वो पहेली है कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है। यानी कि एक जो शिक्षक जो पहेली का यूज कर रहा है मैं 8 दहाइयों और 8 इकाइयों से कम हूँ, ये जो एक पहेली है इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना की दृढ़ करना, तीसरा है कि योगात्मक आकलन करना, और चौथा है विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो यहाँ पे जो गतिविधि की गई है एक पहेली के माध्यम से वो जो है ये उसका जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को की जो है या को दृढ़ करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। यानी कि जो गणित है उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें स्थान इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि सहायक वो किस विषय में सहायक है जिसकी वजह से उसका जो है महत्वपूर्ण स्थान है गणित के सिलेबस में पाठ्यक्रम में। पहला है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, दूसरा है रसायन विज्ञान के अध्ययन में, तीसरा है सांख्यिकी के अध्ययन में, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो गणित का पाठ्यक्रम है उसमें जो उसका महत्वपूर्ण स्थान है वो जो है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में और रसायन विज्ञान के अध्ययन और सांख्यिकी के अध्ययन में, इन सभी अध्ययन से ही उसका जो है पाठ्यक्रम में स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है, यानी कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनको संख्या पद्धति पढ़ाया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है कि संख्याओं को सैकड़ा दहाइयों, यहाँ पे दहाइयों होना चाहिए। ठीक है, सैकड़ा दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, पहला ऑप्शन है। दूसरा दिया हुआ कि 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना,
तीसरा है कि बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, और चौथा 6 अंकों तक गणना करना। तो जो कक्षा 3 के विद्यार्थी होते हैं या फिर जो कक्षा 3 में या प्राइमरी लेवल में जो बच्चे पढ़ते हैं और जिनको हम संख्या पद्धति पढ़ाते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि संख्याओं को सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझाना। ठीक है, ये चीज़ होती है संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य। यानी कि जो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा है उसको एक समूह के रूप में देखना और जो भी स्थानीय मान है सब अंकों के, उनकी सार्थकता को समझना। ये होता है संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य प्राइमरी लेवल में या कक्षा 3 के विद्यार्थियों को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गणित शिक्षक का मानना है कि लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो वो शिक्षक कैसा है। अगर एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो लड़के को जो है गणित में लड़कियों से अच्छे होते, ये मानता है कि जो लड़के होते हैं वो गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां अच्छी नहीं होती, मतलब गणित में जो है लड़कों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लड़कियों का कम होता है, वो एक जो शिक्षक ऐसा मानते हैं वो कैसे शिक्षक हैं, ये बताना है यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला कि उचित दृष्टिकोण वाला है, यानी कि जो शिक्षक है वो उचित दृष्टिकोण वाला है। दूसरा है कि वो नीतिपरक है। तीसरा लिंग पक्षपाती, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षक लड़के को जो है लड़के और लड़कियों में अंतर माने, यानी कि ये समझे कि जो लड़के होते हैं वो गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लड़कियां जो है कम प्रदर्शन करती हैं, या फिर जो लड़के हैं वो लड़कियों की अपेक्षा अच्छे हैं गणित में, ऐसी जो भावनाएं शिक्षक रहते हैं उनको कहते हैं कि वो लिंग पक्षपाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा कि ऐसे शिक्षक क्या हैं, वो लिंग पक्षपाती हैं। वो आपस में जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, ठीक है, उनमें जो है वो काफ़ी पक्षपात करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। ठीक है, कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनको लंबाई की जो विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर जो है अपने क्लास में कौन कौन सी सामग्री ले जाएगा, ये बताना है। ठीक है, पहला है कि सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, पहला ऑप्शन है। दूसरा दिया हुआ है कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है कि नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर हो, और चौथा है कि विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट है। ठीक है, तो जहाँ पे कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लंबाई से संबंधित चीज़ों को जो है पढ़ाने की बात की गई हो, तो उसमें जो सामग्री यूज करेगा टीचर वो होगा कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती, इन सामग्रियों को वो जो है एक टीचर यूज करेगा कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बढ़ाने के लिए। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय इनमें से किस विषय को कहते हैं। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय इनमें से किस विषय को कहते हैं। कौन सा ऐसा विषय जिसको जो है अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन विषय मानते हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है कला, तीसरा सामाजिक विज्ञान और चौथा गणित। तो ये जो है अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का जो अध्ययन विषय माना जाता है वो है गणित। इसका फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जो गणित है उसमें गणना संबंधी जो कौशल होते हैं उनको किन चीज़ों के द्वारा जो है हम बढ़ा सकते हैं बच्चों में। ठीक है, या कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, किन पद्धतियों के माध्यम से। पहला है केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तीसरा है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, और चौथा है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केवल यूज हो गया है, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान, तो ये तो नेगेटिव है आपका, ये गलत होगा। तीसरा है कि संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। सेकंड है कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना, यहाँ जहाँ पे गतिविधियों की बात की जाए क्रियाशील गतिविधियों की, वो ऑप्शन हमेशा आपका पॉजिटिव होगा।
और पॉजिटिव ऑप्शन ही आपका हमेशा सही होगा। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पहला वैसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केवल यूज है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है। किसी भी प्राइमरी लेवल का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो अंकगणित है उसका जो है शिक्षण किस लिए महत्वपूर्ण है ये बताना है। पहला घरेलू कार्य के लिए, दूसरा है व्यवहारिक उपयोग के लिए, तीसरा है व्यवसाय और मजदूरी के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। वो इसलिए सही होगा कि जो पाठ्यक्रम होता है उसमें अंकगणित जो है घरेलू कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, यानी घर के जो कार्य होते हैं हम दैनिक क्रियाकलाप में करते हैं उसमें भी गणित का या अंकगणित का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। दूसरा व्यवहारिक उपयोग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा व्यवसाय और मजदूरी, कहीं भी हम व्यवसाय कर रहे हैं कहीं भी मजदूरी कर रहे हैं तो उसमें अंकगणित कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा कि ये सारी चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण है गणित के पाठ्यक्रम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की या क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। दूसरा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। तीसरा आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। और चौथा है कि इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि जो है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की जो संकल्पना से जिसके द्वारा परिचित कराया जाता है वो ये होता है, पहला ऑप्शन सही होगा कि विभिन्न वस्तुओं जैसे कि हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। हम किसी भी आकृति को के जो क्षेत्रफल हैं उनको हथेली से, पत्ती से या पेंसिल के माध्यम से हम उनको माप सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें आकलन का शीर्षक है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरा है कि सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। तीसरा है सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। और चौथा है गलत आंशिक रूप से सही या पूर्णतः सही। ठीक है, तो इसमें जो योग और व्यवकलन पर जो आधारित शब्द हैं उनमें जो शब्द थे और उनमें जो दिए गए सवाल को जो हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का जो आकलन करने का शीर्षक है वो ये है कि सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ये ऑप्शन इसका आकलन का शीर्षक होगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। नेगेटिव यहाँ पे पूछ रहा है। पहला है निपुणता प्राप्त करने के लिए, दूसरा है कुशलता प्राप्त करने के लिए, तीसरा है आत्मविश्वास के विकास के लिए और चौथा व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो जो गणित शिक्षण में जिसका अभ्यास कार्य में महत्व नहीं है वो है व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। इसका फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है वो ये चीज़ मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। तो इस दृष्टिकोण को हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पहला है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना या कोचिंग देकर, दूसरा है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि इसमें कई सारे पॉजिटिव वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि खोजबीन उपागम का उपयोग करना। आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में या फिर आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपको क्वेश्चन के जो आपका इसमें दिया होता है ऑप्शन
ऑप्शन में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा या एक भी वर्ड पॉजिटिव समझ में आ जाए या दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपको उसके जो है सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो खोजबीन उपागम का प्रयोग, ये सबसे पहला और पॉजिटिव वर्ड मिलता है। दूसरा हस्तचालकों का प्रयोग करना, और तीसरा है संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। जहाँ पे वास्तविक जीवन को जोड़ा जाए वो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। और साथ में यहाँ पे ये भी दिया हुआ कि विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो कई सारे पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे भरे हुए हैं, तो इसको समझ सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन, इसको बिना क्वेश्चन को समझे सिर्फ ऑप्शन पढ़ के हम समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन हमेशा आपका सही होगा। ठीक है, और यहाँ भी ये क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु को इनमें से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। पहला है विषय वस्तु को एकत्रित करके, दूसरा है संगठित करके, तीसरा है व्यवस्थित करके, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गणित शिक्षण है उसमें पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम जो जिस छात्र के विषय वस्तु को सहायता करके युग्म बनाते हैं वो है संगठित करके, यानी संगठित करके हम उसमें युग्म बनाते हैं। तो उसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों का सरल आकृतियों जैसे लंबाई और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। ठीक है, यानी कक्षा 2 के शिक्षार्थी हैं, उनको सरल आकृतियाँ और उनके लंबाई, यहाँ पे लंबाई होगा। ठीक है, उनके लंबाई और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या होगा। पहला है श्यामपट्ट का तल, दूसरा है जियो बोर्ड, तीसरा 3D सॉलिड्स के नेट्स, और चौथा है क्यूब्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे उत्तम उपकरण माना जाएगा वो होगा जियो बोर्ड। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। उच्च प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल से ऊपर का जो लेवल होता है, जूनियर लेवल में गणित शिक्षण का जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो किस रूप में होता है। पहला है भौतिक रूप में, दूसरा है मानसिक रूप में, तीसरा है व्यवहारिक रूप में, और चौथा है आध्यात्मिक रूप में। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो होता है आपका व्यवहारिक रूप में। ठीक है, जो हम रोज़ के मर्रा के कार्य करने में जो व्यवहार लाने में जो है चीज़ों को यूज करते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा गणित का महत्व होता है व्यवहारिक जीवन में। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो होता है व्यवहारिक रूप में। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है, निम्न समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। वो समस्या है कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। ये जो एक समस्या है, तो उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, ये बताना है कि ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत किया गया है। पहला है संश्लेषण, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है बोधन, और चौथा है विश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी ओर जो है जिसकी तरफ संकेत किया गया है ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता की ओर, यानी जो है ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता की ओर जो संकेत किया गया है वो है विश्लेषण की तरफ। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए। एक अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए या होने के लिए कौन सी ऐसी विशेषता जो उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। पहला है सूत्रों को याद करने की, पहला ऑप्शन है। दूसरा है समस्या समाधान की, तीसरा है ए और बी यानी सूत्रों को याद करने की और समस्या समाधान करने की दोनों, या फिर तीसरा सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने, उनमें संबंध स्थापित करने की। तो जो एक अच्छा गणितज्ञ होता है उसमें ये विशेषता होती है कि वो सभी अवधारणाओं को समझे, उनको लागू करे और उनमें संबंध भी स्थापित करे। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा विषय विज्ञान जो विषय विज्ञान है वो विषयों के आधार पर विषय के रूप में माना जाता है। पहला हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है गणित, और चौथा है सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो जो विज्ञान विषयों के आधार पर एक विषय के रूप में माना जाता है वो है गणित। ठीक है,
तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएं हैं। ठीक है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं ये बताना है। पहला है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। ठीक है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। ठीक है, दूसरा, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तीसरा कि केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए, तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि केवल इसमें दिया हुआ है। और चौथा है कि उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है, तो किसी भी पुस्तक का मोटी या भारी होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें पहला ए और बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ए और बी इसका सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा समझाने की शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, कौन सी चीज़ों से जो है क्षेत्रफल की जो अवधारणा है उसको समझाने की शुरुआत की जा सकती है, वो भी प्राथमिक लेवल पे। ठीक है, पहला है नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके। बिल्कुल सही है कि किसी भी नोटबुक यानी कि जो नोटबुक होती है बच्चों के पास, जो या फिर कोई पाठ्यपुस्तक या फिर जो पेंसिल का बॉक्स होता है जिसमें बच्चे पेंसिल रखते हैं, ऐसी जो है बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उनमें जो है एक दूसरे में उनके क्षेत्रफल में तुलना करके उनको बच्चों को प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं तुलना करके। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके। बच्चों को हम प्राथमिक लेवल में सूत्रों के द्वारा स्पष्ट नहीं करा जा सकते, तो ये ऑप्शन इसका गलत होगा। थर्ड है कि लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, तो यहाँ भी मानक इकाइयों का प्रयोग नहीं कर सकते। जहाँ पे मानक शब्द है वो हमेशा आपका जहाँ पे मानक शब्द है वो आपका निगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। चौथा है कि बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास कराकर। यहाँ पे अभ्यास हम अधिक से अधिक नहीं करा सकते क्योंकि बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है, ज़्यादा बल देती है। पहला है गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, जो गणित है वो चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही कि जो गणित का विषय है उसमें जो है सफलता के लिए जो प्रत्येक बच्चे, बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए आवश्यक है कि गणित में वो सफल हों। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तीसरा है कि शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा हम पहले नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। चौथा है कि निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। ऐसा नहीं है कि उनके जो है जितने भी उपलब्धिकर्ता बच्चे हैं या फिर उपलब्धिकर्ता हैं उनके लिए गणित की जो पाठ्यचर्या वो अलग होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। इसका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, या कमज़ोर वर्ग का हो या फिर जो है सामान्य वर्ग का हो, उसको जो है ज़रूरी है कि वो गणित के विषय में वो सफलता प्राप्त करे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। जो गणित शिक्षण है उसके माध्यम से बच्चों में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। पहला है तर्क शक्ति, दूसरा है आत्मविश्वास, तीसरा है विचार शक्ति और चौथा है ये सभी। ठीक है, तो इसमें जो है जिन भावनाओं पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है वो तर्क शक्ति भी है, आत्मविश्वास भी है, तीसरा विचार शक्ति भी और चौथा ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि इन सभी चीज़ों में नियंत्रण रखने का जो कौशल है वो विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कक्षा के पाठ्यक्रम का दोष है। कौन सी ऐसा पाठ्यक्रम है जो है वर्तमान में जो क्लास है उसके पाठ्यक्रम का दोष माना जाता है। पहला पुस्तकीय ज्ञान पर बल, तो ये बिल्कुल सही है कि जो पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है वो आज के पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष है, पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं देना है। ठीक है, दूसरा है कि विषयों में सहसंबंध का अभाव, बिल्कुल सही है कि जो विषय हैं उसमें सहसंबंध का जो आपस में संबंध होना चाहिए वो उनका जो है अभाव देखा जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा है लचीलेपन का अभाव। ठीक है, यानी कि जो आपस में शिक्षक और जो बच्चे होते हैं उनमें जो लचीलापन होना चाहिए आपस में, उन चीज़ का अभाव पाया जा रहा है आज के कक्षा के पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं
ये सारी चीज़ें वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम के दोष कहे जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम कथा रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है। यानी राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है वो अधिगमता की रचनावादी जो उपागम है उस पर बल देती है। तो यह जो है किस पर केंद्रित है ये बताना है। पहला, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने। तीसरा, नियमित गृह कार्य जमा कराने। और चौथा, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गतिविधि में यहाँ पे आप अगर ऐसे भी नहीं समझ सकते हैं, ये समझ पाते हैं तो उसमें आप देखिए कि यहाँ पे गतिविधि यूज हुआ है और यहाँ पे सक्रिय भागीदारिता, जो सक्रिय शब्द है ये यूज हुआ है, पॉजिटिव वर्ड यूज हुए हैं। तो ये डी ऑप्शन सही होगा कि जो इसका जो है जो रचनावादी उपागम जिस चीज़ पे बल देती है वो केंद्रित है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय, जो शिक्षार्थी हैं उनकी जो है सक्रिय भागीदारिता जो होती है उस पे जो है ये केंद्रित है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के माप का पाठ पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। यानी एक माप है, माप या मापन का पाठ है, उसको पढ़ाने का जो कथन है वो सही है, कौन सा इसमें बताना है। ठीक है, ये कौन सा कथन इसमें दिया हुआ जो कि माप को पढ़ाने का सबसे अच्छा जो है कथन है या तरीका है। पहला है, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक नापों के बाद करना चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक माप के बाद करना चाहिए। तीसरा है कि केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। और चौथा है कि अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षार्थी होते हैं उनको माप या मापन का पाठ पढ़ाने के लिए जो कथन सही है वो ये है कि जो अप्रामाणिक माप है उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो अप्रामाणिक माप है यानी कि जो जिनका कोई प्रमाण ही नहीं है ऐसे मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका सम्मिलित होता है। इस दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सकता है, किस तरीके से इस दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पहला, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देकर। दूसरा है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करके हस्तचालकों का प्रयोग करना तथा संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। जैसे भी हमने ऊपर देखा यही क्वेश्चन सेम रिपीट है, वहाँ पे दूसरे तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरे तरीके से। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करके हस्तचालकों का प्रयोग करना तथा संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में सम्मिलित करना या शामिल करना। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्न में से किसकी उपलब्धि से है। महत्वाकांक्षी जो शब्द दिया गया है वो किसकी उपलब्धि से है। क्या गणित के संकीर्ण उद्देश्यों या लक्ष्यों की दृष्टि से है, या गणित की अन्य विषयों से जोड़ने की, या गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, या तीसरा है गणित के अनुप्रयोग की, और चौथा है गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की। तो यहाँ पे जो सबसे जो महत्वाकांक्षी से तात्पर्य जो उपलब्धि है वो है कि गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, जो गणित विषय है उसको अन्य विषयों से जोड़ने की जो उपलब्धि है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 का छात्रा संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकती है। कक्षा 4 की जो छात्रा है वो संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकती है, यानी बता सकती है वो, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करती है। मौखिक रूप से तो बता लेती है लेकिन लिखने में जो है गलतियां करती है। लिखावट में त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक कौन सी है, कौन सी ऐसी तकनीकी है जिसमें जो है छात्र या छात्रा जो है लिखावट की जो त्रुटियां हैं उसको सुधार सकते हैं या सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला है कि उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, पहला ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। तीसरा है कि उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्या आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हों। और चौथा है कि संख्या प्रणाली की समस्या को हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो कोई भी चीज़ सिखानी हो या फिर मैथ में संख्या प्रणाली या फिर अन्य चीज़ें सिखानी हो उनको हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाएं। तो कोई ना कोई तरीका तो बच्चे को समझ में आ ही जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा थर्ड में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल जो संकल्पना है वो कौन सी संकल्पना है। कक्षा थर्ड में जो गुणन है उसकी लंबाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, ये बताना है कौन सी संकल्पना है। पहला, 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। दूसरा है कि गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। तीसरा है गुणन पर आधारित शब्द समस्या। और चौथा, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो इसका जो सही आंसर है यानी जो गुणन की इकाई में अनुमोदित की उसकी मूल संकल्पना है वो है कि गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है। पहला है विद्यार्थियों को आनंद प्रदान करना। दूसरा है दैनिक जीवन में बदलाव करना। तीसरा है कि समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। और चौथा, विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना। जहाँ पे अवसर की बात की गई हो वो आपका हमेशा 100% क्वेश्चन पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव है तो वो सही होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है किस चीज़ के लिए जो है संकेत करता है कि जो भिन्न की इकाई है उससे जो है शिक्षक ने छात्रों से 5 भिन्न की सूची बनाने के लिए कहा है। तो यह कौन सा संकेत देता है ये बताना है। पहला है कि सोचने के उच्च स्तर को। दूसरा है विश्लेषणात्मक सोच को। तीसरा त्रिविमीय या आकाशीय सोच को। चौथा सोचने के निम्न स्तर को। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो प्रश्न संकेत करता है वो सोचने के निम्न स्तर को जो है संकेत करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के अध्ययन से बच्चे में किस गुण का विकास होता है। जो बच्चा गणित का अध्ययन करता है तो उसमें किस प्रकार का जो गुण जो डेवलप होता है उसका विकास होता है। ठीक है। पहला है आत्मविश्वास। दूसरा है तार्किक सोच। तीसरा है विश्लेषिक सोच। और चौथा ये सभी। तो कोई भी बच्चा है जो गणित का अध्ययन कर रहा है तो उसमें एक आत्मविश्वास की जो भावना है वो आती है। उसमें तार्किक सोच यानी जो है वो लॉजिकल तरीके से सोच पाता है, विश्लेषिक सोच कर पाता है और ये सभी। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जब बच्चा जो गणित का अध्ययन करता है तो उसमें ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियात्मक मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है, ये बताना है। ठीक है। पहला है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक है। जो गणित है वो शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। बिल्कुल सही है कि जो गणित है वो बच्चों के जो संकीर्ण उद्देश्य है उसको पूरा करता है। ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कि गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, उच्च उद्देश्य को नहीं पूरा करता है। ठीक है। तीसरा कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। ये ऑप्शन भी गलत है कि चिंतन प्रक्रिया के गणितीय उद्देश्य को पूरा करता है। नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। ये ऑप्शन भी गलत होगा। पहला ही ऑप्शन सही होगा कि जो गणित है वो शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। जो छोटे छोटे संकीर्ण उद्देश्य है उसको जो है पूरा करता है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है उसमें जो है उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो संख्याएं हैं या फिर संक्रियाएं हैं, मात्राओं का मापन, उनका जो शिक्षण है वो गणितीय शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है उसमें गणित का क्या महत्व है। पहला है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, पहला ऑप्शन है। दूसरा कि बौद्धिक आदतों के विकास में। तीसरा वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। और चौथा उपरोक्त सभी।
तो जो गणित जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है, सिलेबस, उसमें जो गणित का महत्व है वो ज्ञान एवं कौशलों को प्राप्त करने में भी है। दूसरा बौद्धिक आदतों के विकास में भी है। तीसरा कि वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में भी है। और चौथा उपरोक्त सभी इन सभी चीज़ों में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने की योग्य है। वेन हाइले के अनुसार ये ज्यामिति के किस जो है स्तर पे है। ठीक है, यहाँ पे जो है किस स्तर पे है ये बताना है। ठीक है, पहला है मानसिक चित्रण स्तर, दूसरा है विश्लेषणात्मक स्तर, तीसरा अनौपचारिक स्तर और चौथा औपचारिक निगमन स्तर। ठीक है, तीसरा है कि अनौपचारिक निगमन स्तर और चौथा है औपचारिक निगमन स्तर। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो वेन हाइले के अनुसार वो होगा मानसिक चित्रण स्तर पर। इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो वेन हाइले उनके अनुसार ज्यामिति के जिस जो है स्तर पर वर्गीकृत करते हैं वो होगा कि मानसिक चित्रण स्तर। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव बताना कि कौन सा ऐसा कथन है जो कि गलत है या फिर नहीं है। ठीक है, पहला कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा कि एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती, बिल्कुल सभी सही कि जो सभी अभाज्य संख्याएं होती वो विषम संख्याएं भी कहलाती हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभाज्य संख्या अपरिमित से अनेक है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका सी ऑप्शन सही होगा कि जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। सी ऑप्शन हमेशा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। पहला है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण रेखाएं और कोण। तीसरा है कि ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं। तीसरा है कि द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। और चौथा समिति की अवधारणाएं। तो जो जियो बोर्ड है वो जिसके द्वारा शिक्षण का प्रभावी साधन माना जाता है वो है ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं। इनके द्वारा ये जो है जियो बोर्ड एक शिक्षण का प्रभावी साधन माना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 हो या फिर NEP 2020 हो, ये सारे जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका CDP हो, आपका जो है मैथ हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये जो है पूछा ही जाता है हमेशा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये सारी जो टॉपिक है इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य कौन सा है। पहला है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, पहला है। दूसरा है संख्यात्मक कौशलों का विकास। तीसरा बीजगणित पढ़ाना और चौथा परिकलन व मापन करना। तो इसका जो संकीर्ण उद्देश्य माना जाता है वो संख्यात्मक कौशलों का विकास। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी NCF 2005 के अनुसार इनमें से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, यानी निगेटिव बताना है। ठीक है, पहला है चौपड़, दूसरा है सममिति, तीसरा है प्रतिरूप और चौथा है अनुपात। तो NCF 2005 के अनुसार जो प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम में जिनका जो है कोई योगदान नहीं है या फिर उनमें गणित के पाठ्यक्रम में उनका कोई भाग नहीं है, वो है अनुपात। यानी प्राथमिक लेवल पे NCF 2005 के अनुसार जो प्राइमरी लेवल के जो है गणित का पाठ्यक्रम है उसमें अनुपात जो है नहीं दिया हुआ। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग किसके विकास संवर्धन में होता है। ठीक है, पहला है विद्यालयों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की, दूसरा है कि विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान की, तीसरा है कि विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, यहाँ विद्यार्थियों होगा, और चौथा है कि गणना के कौशल तथा गति। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि गणना के कौशल तथा गति में जो है इसका विकास होता है। ठीक है, जो वैदिक गणित है उसमें जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उसमें जो चीज़ें जो है लोकप्रिय होती जा रही हैं उनके प्रयोग से जो विकास में संवर्धन होगा वो होगा गणना के विकास तथा गति में। ठीक है,
तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। पहला है श्रवण स्मृति, यानी कि कोई एक बच्चा है वो संख्या की जो संक्रिया चिन्ह होती हैं यानी सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। जो सिक्के होती हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता या फिर जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता। तो यह किस ओर इंगित करता है कि जो है जो बच्चे हैं वह किस क्षेत्र में या उसमें कौन सी समस्या है। पहला है श्रवण स्मृति, दूसरा है प्रक्रिया स्मृति और तीसरा है दृश्य प्रक्रमण और चौथा भाषा प्रक्रमण। यानी कि जो बच्चा है अगर वो जो है संख्या संक्रिया के जो चिन्ह होते हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता, सिक्कों में अंतर नहीं कर पाता, घड़ी की सुइयों में अंतर नहीं कर पाता, उसका मतलब ये है कि जो है उसमें देखने यानी दृश्य प्रकरण की जो है समस्या है। ठीक है, उसकी जो है दृष्टि दोष उसमें विद्यमान है जिसकी वजह से वो चीज़ों को जो है अंतर नहीं कर पाता। तो उसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि वो दृश्य दोष से ग्रसित है। ठीक है, दृश्य प्रक्रमण यहाँ पे सही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने गणित पेडागोजी यानी कि आपका जो मैथ पेडागोजी है उससे जो है सारे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस किए हैं। और ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके बार बार रिपीट होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई है। तो अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।